उसके बाद बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 की, और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल आते हैं वो हमें यहां पर बताना है। क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है 10 और 250 के बीच में कितने कितने 4 के मल्टीपल आते हैं वो हमें यहां पर बताना है। तो उसने एक वर्ड यूज किया है बिटवीन। तो बिटवीन का मतलब है हमें यहां पर 10 और 250 नहीं लेना, उसके बीच में लेना है। हाँ, अगर वो बोलता हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई फ्रॉम 10 टू 250 तो हम 10 और 250 लेते, क्योंकि वो फ्रॉम टू कहना चाह रहा है यहां से वहां तक। लेकिन वो क्वेश्चन में बिटवीन कह देता है, और बिटवीन का मतलब है कि हमें 10 और 250 नहीं लेना, उसके बीच में जो नंबर आते हैं 11 12 ऐसे करते करते 249 तक, उसमें से देखना है कि वो कौन कौन से नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं और वो कितने नंबर हैं। कहानी समझ आई? इसका मतलब जो हमारा नंबर स्टार्ट होगा वो 11 12 13 14 इस तरीके से चलता जाएगा, और लास्ट में 249 पर जाकर खत्म होगा। ये भी आपको समझ आया? तो अब हमें फिर से एक एक नंबरों को चेक करके देखना है कि भाई कौन 4 का मल्टीपल है, कौन 4 का मल्टीपल नहीं है। जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग करूंगा यही 11 से। आप सोचिए, क्या 11 4 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो 11 को नहीं लोगे। क्या 12 4 के टेबल में आता है? हाँ आता है, तो 12 हमारे पास काम का है, उसे उठा लो। अब 12 के बाद अगला नंबर कौन सा है, तो उसे कितने का मल्टीपल चाहिए? 4 का मल्टीपल चाहिए। तो फर्स्ट नंबर में 4 प्लस कर दो, तो 12 में 4 प्लस कर दो तो 16, फिर 16 में 4 प्लस कर दो तो 20, फिर 24, फिर 28, इस तरीके से चलता जाएगा। अब लास्ट में हमें जाना है 249। क्या 249 आपका 4 के टेबल में आता है? डिवाइड करके देखो, नहीं आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। क्या 249 जब नहीं आता तो उससे पहले 248 आता है? हाँ, 248 आपका 4 के टेबल में आता है। तो अब हमारे पास एपी बन चुकी है, हमें यहां पर एन फाइंड करना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। तो इस एपी में आपको क्या क्या पता चल रहा है यहां पर? सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपको फर्स्ट टर्म पता है ए की वैल्यू कितनी है? 12। आपको यहां पर कॉमन डिफरेंस भी पता है डी। डी की वैल्यू कितनी है? 16 में से 12 माइनस कर दो, आपका डी आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी है? 4। आपको यहां पर सबसे लास्ट टर्म भी पता है एल, जिसकी वैल्यू कितनी है? 248। ये आपको समझ आया? अब ए और डी का तो चलो ठीक है, हमें यहां पर लास्ट टर्म पता है 248। लास्ट का फॉर्मूला भी यूज होता है, तो इसको पकड़ो। लास्ट टर्म होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म होती है। और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब है 248। क्या मतलब है? 248। तो a की वैल्यू 12 और d की वैल्यू 4 को उठा के यहां पुट कर दो और n की वैल्यू को निकालो। जैसे a की वैल्यू 12 है तो ये हो जाएगा 12 प्लस n माइनस 1 के साथ d की वैल्यू कितनी है? 4, तो यहां पर 4 हो जाएगा और इज इक्वल टू 248। अब प्लस का 12 उधर जाके माइनस होगा, तो n माइनस 1 के साथ 4 इज इक्वल टू 248 और माइनस का 12 आ जाएगा। तो n माइनस 1 के साथ 4 इज इक्वल टू 248 में से 12 को माइनस करो तो 236 आ जाएगा। 236। अब 236 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 5 जा 20 हो गया, 3 बचा 36 हो गया, और 4 9 जा 36 हो गया। तो n माइनस 1 की वैल्यू यहां पर 59 आ गई। अब माइनस 1 को उधर भेज दो, तो n की वैल्यू हो गई 59 और 1 मतलब 60। तो टोटल ऐसे 60 टर्म है, यहां पर 60 टर्म है जो 10 और 250 के बीच में वो नंबर आते हैं जो 4 के मल्टीपल है। मतलब 10 और 250 के बीच में टोटल 60 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। तो क्या 14 की कहानी आपको समझ आई? उसके बाद देखिए, बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 की, और बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा,
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, आपके पास दो एपी हैं 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट, और एक एपी है 3, 10, 17 डॉट 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 डॉट। मतलब आपके पास दो एपी हैं। मैं काम करता हूं, दोनों एपी को लिख देता हूं। जैसे फर्स्ट एपी है 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट, और सेकंड एपी है हमारे पास 3, 10, 17 डॉट 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 डॉट। ये आपके पास यहां पर दो एपी हैं, और इन दोनों एपी में आपको ये बताना है कि वो कौन सी नंबर की टर्म है जिसके लिए दोनों की nth टर्म आपस में इक्वल हो जाए। मतलब वो फिफ्थ नंबर की टर्म है जिसके लिए यहां पर फिफ्थ नंबर पे दोनों सेम आंसर मिले। वो 9th नंबर की टर्म है जिसके लिए यहां पर दोनों 9th नंबर पे सेम आंसर मिले। वो 1000 नंबर की टर्म है जिसके लिए यहां पर दोनों जगह सेम आंसर मिले। वो कौन से नंबर की टर्म है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, जिसके लिए दोनों की nth टर्म यहां पर इक्वल हो जाए। मतलब इसकी जो nth टर्म है वो यहां पर इसकी nth टर्म के इक्वल हो जाए। कहानी समझ आई? जो इसकी nth टर्म है इस वाली एपी की, वो इस वाली एपी के nth टर्म के इक्वल हो जाए। ये आपको समझ आया? अब आपको यहां पर थोड़ा सा ये सोचना है कि जैसे इस वाली एपी में या इस वाली एपी में, दोनों की दोनों एपी में nth का टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो तो सेम होता है, a प्लस एन माइनस 1d, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। लेकिन ध्यान से देखो यहां पर इसकी फर्स्ट टर्म अलग है, इसका कॉमन डिफरेंस इसकी फर्स्ट टर्म और इसके कॉमन डिफरेंस से अलग है। जैसे इसकी फर्स्ट टर्म 63 है और इसका कॉमन डिफरेंस यहां से यहां माइनस करो 2 है, तो इसका फर्स्ट टर्म 3 है और इसका यहां से यहां तक कॉमन डिफरेंस माइनस करो तो 7 है। तो दोनों का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, लेकिन दोनों की कोई ना कोई n वैल्यू सेम होगी। तो मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा a1 प्लस एन माइनस 1 d1। a1 मतलब इसकी फर्स्ट टर्म, d1 मतलब इसका कॉमन डिफरेंस, n मतलब वो कोई ना कोई नंबर की टर्म है जो सेम होगी इसके। तो ये कहानी इक्वल आएगी सेम ऐसे ही a2 प्लस एन माइनस 1 और d2। a2 का मतलब इसकी फर्स्ट टर्म और d2 का मतलब इसका कॉमन डिफरेंस। अब समझिएगा ध्यान से, a1 का मतलब क्या है? इसकी फर्स्ट टर्म, और ध्यान से देख सकते हो इसकी जो फर्स्ट टर्म है a1 वो सबसे पहले नंबर पे 63 लिखा हुआ है। इसका जो कॉमन डिफरेंस है d1, उसके लिए 65 में से 63 माइनस कर दो तो 2 आ जाएगा। इसकी जो फर्स्ट टर्म है a2 वो यहां पर आपके पास 3 लिखा हुआ है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है d2 उसके लिए 10 में से 3 माइनस कर दो तो 7 आ जाएगा। अब a1 d1 a2 d2 सारी वैल्यू हमें पता है, उठा के यहां पर पुट कर दो। जैसे a1 की जगह लिखा हुआ है 63 प्लस n हमें नहीं पता, लेकिन d1 की जगह लिखा हुआ है 2। सेम वही कहानी यहां पर a2 की जगह लिखा हुआ है 3 प्लस n हमें नहीं पता, और d2 की जगह लिखा हुआ है 7। ये आपको समझ आया? अब एक काम करो, प्लस के 3 इसको पहले अंदर भेजो, तो 63 प्लस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो 2 की n में करोगे तो 2n, और 2 की 1 में करोगे तो 2। वही कहानी यहां पर 3 प्लस 7 को ब्रैकेट के अंदर भेजो, तो 7 की n में करोगे तो 7n, 7 की 1 में करोगे तो 7। अब 63 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 61 बचेगा, प्लस का यहां पर 2n इज इक्वल टू 3 में से 7 माइनस कर दो तो माइनस का 4 आ जाएगा, और पीछे से प्लस का 7n। अब नंबर एक तरफ, n एक तरफ, तो माइनस का 4 इधर आकर प्लस होगा, तो 61 माइनस 4 इधर आकर प्लस हो गया। यहां पर ऑलरेडी 7n है, प्लस का 2n इधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब 61 में 4 जब प्लस करोगे तो 65 आएगा, 7n में से 2n को माइनस करोगे तो 5n आ जाएगा। अब 65 को 5 से जब उड़ाओगे तो 13 आ जाएगा, मतलब वो n जो है वो आपका 13 है। इसका मतलब वो 13th नंबर की टर्म है
जिसके लिए दोनों की टर्म जो होंगी वो आपस में सेम हो जाएंगे, वो 13th नंबर की टर्म है। तो क्या क्वेश्चन 15 की कहानी आपको समझ आई? उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, और क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा डिटरमाइन द एपी। आपको एपी फाइंड करनी है। एपी फाइंड करने का मतलब वो सीरीज फाइंड करनी है हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी जो थर्ड टर्म है वो यहां पर 16 है एंड द सेवंथ टर्म, और उसकी जो सेवंथ टर्म है एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, वो फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड है। एक्सीड मतलब बड़ी है। आपको यहां पर एपी फाइंड करना है। भाई एपी का मतलब है A1 A2 A3, ये चीज हमें यहां पर फाइंड करनी है। A1 का मतलब होता है A फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब होता है एक कम करके A प्लस डी, A3 का मतलब होता है एक कम करके A प्लस 2D। ये हमें यहां पर फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक तो हमें A चाहिए और एक हमें यहां पर D चाहिए। तो क्वेश्चन वाले ने यहां पर कहा हुआ है कि जो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी यहां पर जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म का मतलब A3, तो A3 हमारे पास 16 है, ये चीज हमारे पास काम का है। एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, और इसकी जो सेवंथ टर्म है वो उसकी फिफ्थ टर्म से 12 बड़ी है। मतलब जो इसकी सेवंथ टर्म है वो तब आएगी जब आप इसकी फिफ्थ टर्म में 12 को प्लस कर दोगे। कहानी समझ आई? भाई आपको एपी फाइंड करना है। एपी का मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इस तरीके से एक सीरीज बनानी है। उसके बाद क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है कि उसकी जो थर्ड टर्म है वो 16 है, तो A3 की वैल्यू 16 आ गई, और उसकी जो सेवंथ टर्म है वो 12 एक्सीड है उसकी फिफ्थ टर्म से। सेवंथ टर्म 12 बड़ी है उसकी फिफ्थ टर्म से। मतलब A7 कब आएगा? जब आप उसके A5 में 12 को प्लस करोगे। इतना आपको समझ आया? अब A3 का मतलब क्या होता है? एक कम करके। A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D, और A प्लस 2D की वैल्यू कितनी है? यहां पर 16 है। A प्लस 2D की वैल्यू 16 है। फिर यहां पर A7 लिखा हुआ है। A7 का मतलब क्या होता है? A प्लस 6D। A7 का मतलब एक कम करके A प्लस 6D, और A5 का मतलब क्या होता है? A प्लस 4D, एक कम करके, और बाद में पीछे से लिखा हुआ है प्लस का 12। अच्छा, A से A आपका कैंसिल हो गया, प्लस के 4D को उठाकर इधर ले आओ, तो 6D माइनस का 4D इज इक्वल टू 12। अब 6D में से 4D जाएगा तो 2D बचेगा, तो 2D इज इक्वल टू 12 आ गया। सॉल्व करने पर 2 6 जा 12 होता है, तो D की वैल्यू 6 आ गई। ये आपको समझ आया? अब D की वैल्यू 6 को उठा के आप यहां पर पुट कर दो, आपके पास A आ जाएगा। जैसे A प्लस 2 इंटू में D की जगह क्या पुट करोगे? 6, और इज इक्वल टू 16। तो A प्लस 2 6 जा 12 होता है, और इज इक्वल टू 16। तो प्लस का 12 उधर जाकर माइनस होगा, तो A की वैल्यू आ गई 16 माइनस का 12, और 16 में से 12 माइनस करोगे तो जो A है वो आपका यहां पर 4 आ गया। अब A और D हमें पता चल गया, हमें AP बनाना था। वैल्यू को पुट करते चले जाओ। जैसे ध्यान से देखो, सबसे पहले A, तो A का मतलब तो A ही रहेगा, और A कितना है यहां पर? 4। उसके बाद A प्लस D, तो A और D को प्लस कर दो तो 4 प्लस 10। फिर A प्लस 2D, तो A की जगह 4 प्लस 2 इंटू में D की जगह 6, तो ये हो गया 4 और 10 14, 2 6 जा 12, 12 में 4 करोगे तो 16, सॉरी ये कितना? 4 और 6 है ये, सॉरी 4 और 6 है ये, और 4 और 6 10। फिर यहां पर 6 2 जा 12 में 4 प्लस करोगे तो आपका हो जाएगा 16 एंड सो ऑन। तो आपके पास एपी आ गई 4 10 16 एंड डॉट 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 डॉट। तो क्या क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ आया? उसके बाद देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, और क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा
फाइंड द 20th टर्म, आपको 20th टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। उस एपी के लास्ट से आपको उसकी 20th टर्म फाइंड करनी है, और एपी आपके सामने लिखा हुआ है 3, 8, 13 डॉट 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 253। आपको 20th टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट। अब इसको ना थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन वाले ने सिर्फ ये कहा होता कि फाइंड द 20th टर्म, क्वेश्चन वाले ने सिर्फ ये कहा होता कि फाइंड द 20th टर्म, तो सिर्फ 20th टर्म को फाइंड करने का मतलब वो हमसे ये कहना चाहता है कि भाई आप मुझे a प्लस 19d की वैल्यू बता दो। आप a प्लस 19d का मतलब a की वैल्यू पुट कर दो, d की वैल्यू पुट कर दो, a प्लस 19d को सॉल्व करो, जो आंसर आएगा बता दो। ये स्टार्टिंग से हो गया, ये स्टार्टिंग से 20th टर्म होती है। लेकिन जो कहानी है वो इसने यहां पर पूछा है फ्रॉम द लास्ट, और लास्ट से ना कोई भी नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करने की कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर आप nth टर्म फाइंड करना चाहते हैं फ्रॉम द लास्ट, अगर आप nth टर्म फाइंड करना चाहते हैं फ्रॉम द लास्ट, तो आप एक फॉर्मूले का यूज कर लीजिए कि l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप लास्ट टर्म फाइंड करना nth टर्म फाइंड करना चाहते हैं लास्ट से, मतलब पीछे से फाइंड करना चाहते हैं। बेसिकली हम लोग जो भी क्वेश्चन करते हैं उसमें 20th टर्म यहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से 20th टर्म पे जाते हैं। क्वेश्चन वाले ने इस बार कहा है ऐसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, समझ आ रहा है, ऐसे चलना है इस बार। तो लास्ट से अगर आपको कोई भी नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, कोई से भी nth नंबर की टर्म, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। जैसे देखो, इस वाली एपी में हमें क्या क्या पता है। इस वाली एपी में हमें एक तो सबसे फर्स्ट टर्म पता है। इस एपी में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 3, तो हमें फर्स्ट टर्म पता चल गई, ए की वैल्यू पता चल गई 3। इस वाली एपी में हमें कॉमन डिफरेंस पता है डी। कैसे निकालेंगे डी? 8 में से 3 माइनस कर दो, 8 में से 3 माइनस कर दो, डी आ जाएगा, और 8 में से 3 माइनस करा तो 5 आ गया। उसके बाद हमें इसी वाली एपी में सबसे लास्ट टर्म पता है एल, जिसका मतलब है 253। और तो कुछ नहीं पता, बस इसी चीज की यहां पर जरूरत है। उसने बोला है आपको 20th टर्म फाइंड करनी है, तो 20th टर्म के लिए एन की जगह क्या पुट करोगे? 20। भाई 20th टर्म फाइंड करनी है तो एन की जगह क्या पुट करोगे? 20। तो सारी चीजें पता चल गई, उठा के यहां पुट कर दो। जैसे एल की जगह आ जाएगा 253 माइनस का ब्रैकेट के अंदर एन, और एन की जगह 20 माइनस का 1, पीछे से डी, और डी की जगह 5। तो ये हो गया 253 माइनस का 20 में से 1 गया तो 19, और मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 253 माइनस का 19, 5 जा 95। तो 253 में से 95 को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 13 में से 5 गया तो 8, 4 में से 9 गया तो 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा आपका? 5, और यहां पर आ गया 2, 1, तो 158 आपका आंसर है। 158। मतलब आपको अगर लास्ट से कोई भी nth टर्म फाइंड करनी होती है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? L माइनस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 इंटू डी। जहां पर आपका 20th टर्म करनी है तो n की जगह 20 कर दो, 40th टर्म करनी है तो n की जगह 40 कर दो। तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ आया? बस इस वाले फॉर्मूले को याद रखना। उसके बाद यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 है, और बेसिकली क्वेश्चन नंबर 18 है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी। आपके पास किसी एपी का 4th टर्म और उसकी 8th टर्म। 4th टर्म का मतलब a प्लस 3d, 8th टर्म का मतलब a प्लस 7d। जब आप इन दोनों का सम करोगे तो आपको 24 मिलेगा। एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म। 6th टर्म का मतलब a प्लस 5d, 10th टर्म का मतलब a प्लस 9d। जब आप इन दोनों का सम करोगे तो 44 मिलेगा। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो एपी की स्टार्टिंग की 3 टर्म्स बतानी है, मतलब a1, a2, a3 हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन वाले ने क्या कहा हुआ है?
द सम ऑफ फोर्थ का मतलब A4 और एट्थ टर्म का मतलब A8, इन दोनों का सम कितना है यहां पर 24, कितना है यहां पर 24। और ऐसे ही द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ, सिक्स्थ का मतलब A6, टेंथ का मतलब A10, इन दोनों का सम कितना है यहां पर 44। कहानी समझ आई? द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ और ऐसे ही द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ, फोर्थ और एट्थ का सम 24, सिक्स्थ और एट्थ का टेंथ का सम यहां पर 44। तो फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी, एपी की शुरू की तीन टर्म बतानी है, मतलब A1, A2 और A3 की वैल्यू बतानी है यहां पर क्या होगी। क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास ये दोनों चीजें काम की हैं। जैसे समझना भाई, जो A4 होता है, A4 का मतलब क्या होता है A प्लस 3D, प्लस A8 का मतलब क्या होता है A प्लस 7D, और ये रिजल्ट आपके पास इन दोनों का सम कितना है 24। तो A और A को जब प्लस करोगे तो 2A आ जाएगा, 7D और 3D को प्लस करोगे तो 10D आ जाएगा, और इज इक्वल टू 24। सेम वही कहानी, A6 का मतलब है A प्लस 5D, A10 का मतलब है A प्लस 9D और इज इक्वल टू 44। तो A और A को प्लस करो तो 2A आ जाएगा, 9D और 5D को प्लस करो तो 14D आ जाएगा, और इज इक्वल टू आपके पास है यहां पर 44। अब आपके सामने दो इक्वेशन आ चुकी हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम दोनों को बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए एक दूसरे के नीचे रखना होगा। तो ये लिखा हुआ है 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, और ये लिखा हुआ है 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। एलिमिनेट करते वक्त दोनों का साइन सेम है तो चेंज कर दो, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 2A से 2A कैंसिल हो गया, 10D में से 14D माइनस कर दो तो माइनस का 4D आ जाएगा। भाई 10D में से 14D माइनस कर दो तो माइनस का 4D आ जाएगा, और 24 में से 44 माइनस कर दो तो माइनस का 20 आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 4 5 जा 20 होता है, तो जो D है उसकी वैल्यू हमारे पास यहां पर 5 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब इस D इज इक्वल टू 5 को उठा के जहां मन करे, या तो यहां या तो यहां, मुझे ये आसान लग रहा है मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 10 के साथ D, और D की वैल्यू कितनी है 5, और इज इक्वल टू यहां पर 24। तो ये हो गया 2A प्लस 10 5 जब 50 होता है, और इज इक्वल टू 24। तो प्लस का 50 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 24 गया तो माइनस का 26 बच जाएगा, 24 में से 50 गया तो माइनस का 26 बचेगा। अब 26 को 2 से उड़ाओ तो 13 आ जाएगा, तो A की वैल्यू आपके पास माइनस का 13 आ गई। A की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 13। अब A और D आपको पता चल गया। A1 फाइंड करना था, A1 फाइंड करना था, A1 का मतलब A होता है और A की वैल्यू माइनस का 13। A2 फाइंड करना था, A2 का मतलब A प्लस D होता है, तो A की वैल्यू माइनस 13 और D की वैल्यू 5। तो ये हो गया यहां पर माइनस 13 प्लस 5, और माइनस प्लस माइनस होता है तो 13 में से 5 गया तो 8 आ गया। फिर A3 फाइंड करना था, A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, तो A की वैल्यू आ गई माइनस का 13 प्लस का 2 के साथ D की वैल्यू आ गई 5, तो ये हो गया माइनस का 13 प्लस 2 5 जा 10, और 13 में से 10 गया तो माइनस का 3 आ गया। तो A1 की वैल्यू माइनस 13, A2 की वैल्यू माइनस 8 और A3 की वैल्यू माइनस का 3। और ये यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। क्या आपको ये समझ आया? उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, और क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव एक बंदा है, वो क्या करता है 1995 में काम करना शुरू करता है। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, उसकी जो सालाना यहाँ पर सैलरी है वो 5000 रुपीज है।
एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, और उसका हर साल जो है वो 200 रुपीज का इंक्रीमेंट हो जाता है, बढ़ते चले जाते हैं। जैसे आज 5000 है तो अगले साल 5200 हो जाएगी, फिर अगले साल 5400, फिर अगले साल 5600, इस तरीके से कहानी चलती जाएगी। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच 700, तो किस साल जाकर, मतलब वो कौन सा साल होगा जब उसकी सैलरी जो है 7000 रुपीज हो जाएगी। क्वेश्चन की कहानी ऐसे है कि एक बंदा है वो 1995 में 1995 में काम करना शुरू करता है, और उसकी जो एनुअल सैलरी है, सालाना सैलरी, वो यहां पर 5000 रुपीज है। मतलब 1995 में 1995 ईयर में उसकी सैलरी 5000 रुपीज होगी, लेकिन अगली साल 1996 में उसके पास 200 रुपी का इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो अभी अगर सैलरी 5000 है तो अगली बार 200 और बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब अगले साल उसके पास 5200 हो जाएगा। फिर 1997 में 200 रुपए और आ जाएंगे, तो 5200 में 200 और प्लस कर दो तो 5400 आ जाएगा। फिर 1998 में 200 और प्लस कर दो तो 5600 आ जाएगा, और इस तरीके से कहानी चलती चली जाएगी। तो आपके पास एक एपी बनना शुरू हो गई। कैसी एपी है? 5000, फिर 5200, फिर 5400, फिर 5600, इस तरीके से आपके पास एपी बनना शुरू हो गई। क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है कि किस साल में जाकर, मतलब इन विच ईयर उसकी सैलरी 7000 रुपीज हो जाएगी। तो किस उसमें होगी, मतलब वो कौन सा साल होगा वो मुझे नहीं पता, तो मैं ये मान लूंगा कि भाई वो nth ईयर है। वो nth ईयर है, वो हो सकता है वो 2005 हो, वो हो सकता है वो 2010 हो, वो हो सकता है वो 2001 हो, वो हो सकता है वो 1999 में तो होगा नहीं, वो हो सकता है वो 2011 हो, कुछ भी हो सकता है। वो कौन सा ईयर है वो मुझे नहीं पता, तो मैं मान लूंगा कि भाई वो nth ईयर है। वो कौन सा ईयर है जिसमें उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, ये मुझे नहीं पता, तो मैं ये मान लूंगा कि भाई उसकी सैलरी nth ईयर में जाकर 7000 हो जाएगी। वो nth ईयर कौन सा है वो यहां पर किसी को नहीं पता। अच्छा, इस एपी में देखकर क्या पता चल रहा है? और सबसे फर्स्ट टर्म मतलब ए, और ए की वैल्यू यहां पर कितनी है? 5000। उसके अलावा कॉमन डिफरेंस मतलब डी। कैसे निकलता है? इसमें से ये माइनस कर दो, तो 5200 में से 5000 माइनस करोगे तो 200 आ जाएगा। अब nth पता चल गया, a पता चल गया, d पता चल गया, तो nth का एक फॉर्मूला भी होता है nth टर्म का। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा यहां पर 7000। अच्छा, अब a की जगह क्या पुट करोगे? 5000 प्लस n नहीं पता, माइनस का 1, और डी की जगह क्या पुट करोगे? 200, और इज इक्वल टू आपके पास 7000 आ गया। प्लस का 5000 उधर जाकर माइनस होगा, तो आपके पास बचा n माइनस 1 इंटू में 200 इज इक्वल टू 7000 में से 5000 माइनस करो तो 2000 आ जाएगा। अब 0 कैंसिल हो गया, 2 10 जा 20 होता है, तो n माइनस 1 की वैल्यू 10 आ गई, तो माइनस 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू 11 आ जाएगी। तो 11th साल बाद, मतलब 1995 में 11th साल प्लस कर दो तो कितना आएगा? 206। 2006 में जाकर उसकी सैलरी 7000 रुपीज हो जाएगी। तो क्या क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ आया? उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, और क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक। एक रामकली नाम की लड़की है, वो अपने फर्स्ट वीक में 5 रुपीज को सेव करती है, मतलब किसी ऑफ ए ईयर, कोई किसी भी एक साल के फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेव करती है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और अपनी वीकली सेविंग को वो 1.75 रुपए के हिसाब से इंक्रीज करती चली जाती है। इफ इन द nth वीक, अगर nth वीक में हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, मतलब वो कोई सा हफ्ता है जहां पर उसकी सैलरी जो सेविंग है वो 20.75 हो जाती है, तो फाइंड n, मतलब उसकी जो वीकली सेविंग है वो 20.75, जैसे मान लीजिए आज उसने 5 रुपए बचाए,
अगली बार वो 1.75 बचाएगी तो 6.75 हो गया, फिर 1.75 बचाएगी तो 6.75 और 1 हो गया 7.75, और फिर 75 कर दो तो कितना आएगा 8.50, और इस तरीके से वो बचाती चली जाएगी। तो कब जाकर वो यहां पर 20.75 रुपए बचा देगी, किस वीक में जाके, कहानी समझना। आज वो यहां पर अपने फर्स्ट वीक में यहां पर 5 रुपीज की सेविंग करती है, लेकिन सेकेंड वीक में अगले हफ्ते वो 1.75 फिर से बचा लेती है। तो 1.75 बचा लिया, मतलब आपके सामने अब 5 में फिर अगली बार 1.75 इंक्रीज हो जाएगा। तो 5 में जब 1.75 इंक्रीज हो जाएगा तो 6.75 आ जाएगा। कहानी समझ रहे हो? जैसे मान लो आज के दिन मैं क्या करता हूं, 4 रुपए अपनी सेविंग करता हूं, कल मैं 2 रुपए फिर बढ़ा दूंगा, तो मतलब जो कल मैं सेविंग करूंगा उसमें 2 रुपए का इंक्रीजमेंट ले आऊंगा, तो इसका मतलब 4 रुपए आज करे तो कल 6 रुपए की सेविंग करूंगा, फिर अगले दिन फिर 2 रुपए बढ़ा दूंगा तो फिर अगले दिन 8 रुपए की सेविंग करूंगा। इस तरीके से पहले दिन 4 रुपए बचाए, दूसरे दिन 6 रुपए बचाए, तीसरे दिन 8 रुपए बचाए, इस तरीके से कहानी चल रही है। वही कहानी यहां पर है कि वो जो भाई लड़की है वो क्या करती है, फर्स्ट वीक में 5 रुपए बचाती है, सेकेंड वीक में 1.75 ज्यादा बचाती है। तो आज अगर मतलब 5 रुपए तो बचा ही रही है, लेकिन उसने अगले हफ्ते 1.75 का थोड़ा सा और इंक्रीजमेंट कर दिया, तो उसने अगले हफ्ते कितने रुपए बचाए होंगे, 6.75 रुपए बचाए होंगे। फिर जब वो थर्ड वीक की बात करेगा तो थर्ड वीक में वो फिर से 1.75 का इंक्रीजमेंट कर देगी। किसमें 1.75 ज्यादा हो जाएंगे, 6.75 में। तो 6.75 में 1.75 प्लस कर दो तो 0, 5 और यहां पर 8, तो वो अगली बार 8.50 बचा देगी। कहानी समझ आ रही है? और वो इस तरीके से काम करती चली जाएगी। मतलब पहले हफ्ते उसने 5 रुपए बचाए, अगले हफ्ते उसने 6.75 रुपए बचाए, फिर थर्ड हफ्ते उसने 8.50 रुपए बचाए, और वो कहानी को ऐसे चलाती चली जा रही है। तो आपको ये बताना है कि कौन से वीक में, किस वीक में, मतलब वो कौन से नंबर का वीक है, वो मुझे नहीं पता, मैं मान ले रहा हूं कि भाई वो nth नंबर का वीक है। तो किस वीक में वो यहां पर 20.75 रुपए बचा लेगी। कहानी समझ आई आपको? मतलब फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपए बचा लिया, अगले वीक में 1.75 ज्यादा बचा रही है, तो कितने बचाए होंगे, 6.75। फिर अगले हफ्ते 1.75 ज्यादा बचा रही है, तो कितने बचाए होंगे, 8.5। ये सब कैसे आ रहा है, पुराने वाले रिजल्ट में 1.75 प्लस करते चले जाओ, नए वाले वीक का रिजल्ट आता चला जाएगा। तो पहले 5 था, 1.75 प्लस करा तो 6.75, फिर 1.75 प्लस करा तो 8.50, और ऐसे कहानी चलती चली जाएगी। तो किस वीक में जाके वो 20.75 बचाएगी, ये हमें निकालना है। वो कौन सा वीक होगा मुझे नहीं पता, मैं ये मान लूंगा कि भाई वो nth वीक है, और nth वीक का मतलब जनरल फॉर्मूला होता है nth का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 20.75। कितनी है इसकी वैल्यू, 20.75। तो a, अब ध्यान से देखो, पहले हमने एपी तो बनाई नहीं, तो एपी बनाते हैं, आ जाओ। सबसे पहले लिखा हुआ था 5, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 6.75, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 8.50, और लास्ट में लिखा हुआ है 20.75। तो इस वाली एपी में हमें ए पता है, सबसे फर्स्ट टर्म ए कितना है, 5। इस वाली एपी में हमें डी पता है, कैसे निकलता है, इसमें से इसे माइनस कर दो, तो 6.75 में से 5 को माइनस करोगे तो 1.75 आ जाएगा। और सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों की हमें यहां पर जरूरत है, सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों की हमें यहां पर जरूरत है। तो ए की वैल्यू 5 उठा के यहां पुट कर दो, यहां पे एन हमें नहीं पता, लेकिन जो डी है वो यहां पर 1.75 है, और इज इक्वल टू 20.75 आ जाएगा। अब प्लस का 5 उधर जाकर माइनस होगा, तो n माइनस 1 के साथ 1.75 इज इक्वल टू
20.75 में से 5 माइनस कर दो तो 15.75 आ जाएगा। अब यहां से पॉइंट हटाओ, नीचे डबल जीरो, यहां से पॉइंट हटाओ, नीचे डबल जीरो, 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो n-1 के साथ लिखा हुआ है 175 और यहां पर लिखा हुआ है 1575। अब 175 में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि ये आ जाए, तो आई थिंक 9 की करनी पड़ेगी, क्योंकि ध्यान से देखो ना 175 टेंजा होता है 1750 और 1750 में से जब 175 माइनस करोगे तब ये आ जाएगा। क्रॉस चेक कर लो, 175 9 जा होता है, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63 और 4 67 का 6, 9 1 जा 9 और 6 15, 9 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो n-1 की वैल्यू 9 आ गई और -1 इधर जाकर यहां पर प्लस हो गया, तो 9 और 1 10 आ गया। मतलब वो 10वें हफ्ते में 10th वीक में वो अपने 20.75 रुपए बचा लेंगे। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 था, जिसके साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 फिनिश होती है। तो क्या आपको ये समझ आया?